हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दिस इज डॉक्टर फरहान। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। उनके पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से उनको चीजें हॉन्ट कर रही हैं, ऑब्सेशन हो रहा है। वो जिंदगी को रूठ चुके हैं, डिसअपॉइंट हो गए हैं, पेसिमिस्टिक तरीके से जिंदगी को जी रहे हैं। वो नहीं जानते जिंदगी क्या है, जिंदगी को कैसे जीना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे मिले, उन्होंने मुझे बताया कि सर, मैं कैसे करूं, मेरा सिलेबस बहुत है, मेरे पास काम बहुत है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ में डिजीज है, मुझे बहुत परेशानियां हो रही हैं, फाइनेंशियल दिक्कत है, बहुत सारी चीजें बताई। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आज इस पोम को डिस्कस करूं उन अपने सारे लोगों को, जितने भी लोग परेशान हैं, इस एंजाइटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि कैसे उन लोगों को मैसेज करूं, कैसे उन लोगों को बताऊं, ताकि उन्हें कुछ मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले और वो अपने लाइफ के गोल्स को सेट कर पाए, सेट अप गोल्स कर पाए, उन्हें पता हो कि जिंदगी को कैसे जीना है। तो इसी के साथ मैंने सोचा आज आपको एक ऐसी पोम की स्टोरी को बताया जाए जो आपके लिए मोटिवेशन का काम करे। तो आज की हमारा पोम का टाइटल है सम ऑफ लाइफ, जो लिखा है H.W. लॉन्गफेलो ने। आज हम इस पोम को डिस्कस करेंगे। साम का मतलब होता है एक सॉन्ग, इंस्पिरेशनल सॉन्ग, और इसका प्रोनाउंसिएशन PSALM, कुछ लोग पसलम भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होगा साम, साम ऑफ लाइफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को हाइड करता हूं और आगे बढ़ता हूं। देखते हैं हम लोग आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम आज के कंटेंट में बात करेंगे अबाउट द ऑथर। शॉर्ट में बात करेंगे, ब्रीफ में बात करेंगे कि इस पोम को किस ऑथर ने लिखा है, कहाँ के ऑथर है। फिर उसके बाद हम देखेंगे अ सम ऑफ लाइफ, जो पोम है हमारी, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी थीम क्या है, पोम किन चीजों के बारे में बात करती है। उसके बाद हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ द पोम, पोम की मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, एंड समरी ऑफ द पोम। और फाइनली इन शॉर्ट में हम इस पोम की पूरी आपको समरी बताएंगे और आखिर में हम अपनी पोम को खत्म करेंगे। जो स्टेंजाज हैं, उन सारे स्टेंजाज को हम एनालाइज करेंगे, पोम को एनालाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी पोम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप पे अबाउट द ऑथर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, H.W. लॉन्गफेलो का फुल नेम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। He was born on 27th Feb 1807 and he died on 24th March 1882। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो का जो बॉर्न हुए थे 1807 में और इनकी डेथ हो गई थी 1882 में। यानी कि 18th और 19th सेंचुरी के राइटर थे। एंड ही वाज एन अमेरिकन पोइट एंड एजुकेटर, और ये अमेरिकन पोइट थे। 19 और 18 सेंचुरी की वजह से, जैसा कि आप जानते हैं, वो रोमांटिक पीरियड का टाइम हुआ करता था। इस वजह से कहीं ना कहीं हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो रोमांटिक पीरियड से बहुत इंस्पायर्ड हुए थे, जो वर्ड्सवर्थ का टाइम पीरियड हुआ करता था। और इन्होंने अपनी एजुकेशन बहुत से कॉलेजेस में ली थी अमेरिका के, और फाइनली इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर पढ़ाया भी था। उसके कुछ टाइम बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जब ये रिटायरमेंट ले लिया, तो पूरी तरीके से ये राइटिंग करने लगे, ये लिखने लगे, उन चीजों को लिखने लगे जो इन्होंने सोसाइटी में देखा, जो इनके एक्सपीरियंस से उन सारी चीजों के बारे में लिखा। उसके बाद
इनके बारे में मैं शॉर्ट में कहूँगा, इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट पोम्स भी लिखी हैं, जिसमें से नाम है सॉन्ग्स ऑफ हवाथा, एवेंगेलिन, हेस्पेरस, एक्सेलेसियर एंड साम ऑफ लाइफ। ये जो पोम है साम ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम है और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में प्रिस्क्राइब की जाती है, पढ़ाई जाती है। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम अगली स्लाइड में बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड थीम ऑफ द पोएम। तो आप समझने की कोशिश करिए इसकी थीम क्या है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, तब आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो जैसा कि मैंने कहा, इंट्रोडक्शन एंड थीम ऑफ द पोएम। A Psalm of Life is an inspirational poem that urges the readers and audience to attain a positive attitude toward life and live the present at fullest instead of regretting unchangeable past or dreaming about uncertain future. तो बेसिकली ये पोम एक इंस्पिरेशनल पोम है जो अपने ऑडियंस को, अपने रीडर्स को बहुत इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं इस पोम के अकॉर्डिंग, हम जानते हैं इस दुनिया पर दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग जो जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा होप में जीते हैं, उम्मीद करने में जीते हैं कुछ अच्छा होगा लाइफ में। कितनी भी स्ट्रगल हो रही है, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन वो सारी चीजों को, लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जी रहे हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो जिंदगी को निगेटिव एटीट्यूड की तरह ले रहे हैं। छोटी से छोटी प्रॉब्लम, छोटी छोटी दिक्कतें, हर चीज की कंप्लेंट कर रहे हैं, हर चीज के बारे में रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो एक तरीके से वो जिंदगी को अपने अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं, वो जिंदगी से बहुत परेशान हो। तो इसीलिए जो पॉजिटिव टाइप के जो लोग होते हैं, उनको ये सजेस्ट करता है पोइट कि उनको अपनी लाइफ में प्रेजेंट को एट अ फुलेस्ट, पूरी तरीके से प्रेजेंट को, एक एक लम्हा, एक एक मोमेंट को बहुत अच्छे से जीने की जरूरत है। ना कि उन लोगों को पास्ट में उनके साथ जो चीजें हो गई हैं, उनके साथ बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है या बहुत खराब पास्ट रहा है, तो उनको अपने पास्ट पे रिग्रेट नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, उनको पछतावा नहीं करना चाहिए जो अब अनचेंजेबल है, जो अब चेंज नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी आप रो लें, कितना भी परेशान हो लें, जो चीज पास्ट में हो गई है वो अब चेंज नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर पोइट कहता है कि हमें प्रेजेंट को ही बहुत अच्छे से जीना चाहिए और हमें आगे फ्यूचर का जो ड्रीम करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, ख्वाहिशें करते हैं, तो पोइट कहता है कि हमें उन फ्यूचर के बारे में भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर फ्यूचर खुद एक अनसर्टेन है। नहीं पता है अगले पल क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है अगला पल। तो इसीलिए पोइट कहता है कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उस पर परेशान या रिग्रेट नहीं करना चाहिए और ना तो फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता है, अगले पल क्या होने जा रहा है। पास्ट में जो हो गया है वो बदलने वाला नहीं है, इसलिए प्रेजेंट को देखना है हमें। और मैं तो ये कहना चाहूंगा उन सारे लोगों से कि अगर आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है कि मेरा फ्यूचर कैसा होने जा रहा है, बहुत आसान है, आप चेक कर सकते हैं। खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए, खुद अंतरात्मा में झांकिए कि मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं। जो आपका प्रेजेंट होगा, जो आप करते होंगे, वही आपका फ्यूचर होने जा रहा है। बस एक लाइन में मैं यही कहना चाहूंगा। इसीलिए पोइट कहता है कि आपको अपने प्रेजेंट पे पूरा ध्यान देना चाहिए, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे इस पोम में इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें जब पोम स्टार्ट होती है तो इसमें जो पोइट होता है वो उन लोगों के जो जिंदगी के लिए निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, जो लाइफ को मिजरेबल कहते हैं, लाइफ बहुत मिजरेबल है, मीनिंगलेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई मतलब नहीं है लाइफ का, क्या मतलब है, लाइफ थोड़ी सी टाइम की खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए पोइट उनके सारे आइडियल्स को, सारे आइडियाज को, उनकी सारी आइडियाज को डिसअप्रूव्स करता है।
वो कहता है ये सारे जो आइडियाज हैं, जो दुख वाली बातें हैं, ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है, ये सब बकवास है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो उन लोगों के लिए वो सजेस्ट करता है कि इंस्टीड ही आस्क एवरीबडी, उन सारे लोगों से जो ऐसी मिजरेबल मीनिंगलेस लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, कहता है तुम लोगों को टू हैव ए सेट ऑफ गोल्स, अपने अपने कुछ गोल्स बनाना चाहिए, जिंदगी के कुछ मिशन बनाना चाहिए कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, और उनको हार्ड वर्क करना शुरू कर देना चाहिए ताकि उन सारे गोल्स को वो अचीव कर सके। इन दिस वे वन विल बी एबल टू लिव इन द हार्ट्स ऑफ पीपल इवन आफ्टर वर्ड्स डेथ। इस तरीके से जो ऐसे लोग होते हैं जो अपना गोल बनाते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपनी सिटी के लिए, अपने देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए कुछ ऐसा करके जाते हैं अपनी मेहनत के बल पर, अपने गोल्स के बल पर, कि मरने के बाद भी उन्हें लोग याद रखते हैं, याद किया जाता है। तो ये एक तरीके से इसकी थीम है और ये इंट्रोडक्शन था इस पोम का। थीम जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि थीम ये है कि जिंदगी को हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लेना है, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड की थीम आ रही है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि जो ये हमारी पोम है ये कैसे डिवाइड की गई है। द पोम इज डिवाइडेड इनटू 9 स्टेंजास having 4 line each. The rhyme scheme of the poem is ABAB. That means कि ये जो हमारी पोम है ये 9 स्टेंजाज में डिवाइडेड है। 9 स्टेंजा इस पोम में दिए गए हैं टोटल, और हर एक स्टेंजा में 4 लाइन होंगी। तो 4 लाइन और 9 स्टेंजा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 4, टोटल कितनी लाइन्स होगी? 36। तो हम इन 36 लाइन्स को पढ़ेंगे। और अगर हम राइम स्कीम की बात करें, राइम स्कीम मींस कि हर एक लाइन का जो राइमिंग स्कीम आता है, जो रिदम आती है, लय आती है, वो कहाँ पर मिलती है? ए बी ये पैटर्न रहेगा। जो पहली लाइन होगी ए, उसका राइमिंग स्कीम होगी वो थर्ड लाइन ए पे बनेगी। जो बी लाइन होगी सेकेंड लाइन पे, और उसका जो फोर्थ लाइन होगी उसकी राइमिंग स्कीम बी भी सेम होगी। तो इस तरीके से ये पोम चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं इस पोम का जो टाइटल है उसका क्या मीनिंग है। इस टाइटल का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ दिस पोम? बिफोर मूविंग ऑन द समरी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ दिस पोम। आगे हम समरी को भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इस पोम का टाइटल के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो पोम है इसका टाइटल है साम ऑफ लाइफ। तो जो वर्ड है PSALM, इसको पसलम भी लोग पढ़ते हैं लेकिन ये गलत, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। राइट का वर्ड साम, PSAM, साम। ठीक है, तो ये साइलेंट होगा एल, साम। साम मीन्स होता है सैक्रेड साउंड। साम मीन्स सैक्रेड साउंड। सैक्रेड का मतलब होली साउंड, ऐसा साउंड जो बिल्कुल एकदम प्योर हो, दिल से लिखा गया हो, दिल से गाया गया हो, हट के आपकी अंतरात्मा से निकला हुआ सॉन्ग हो, उसको सैक्रेड सॉन्ग बोलते हैं। और उसको हाइम भी बोलते हैं। हाइम का मतलब होता है भजन, कोई गीत, मर्सिया, उर्दू में बोलते हैं मर्सिया, शोक या कुछ खुशी वाला, ऐसे हाइम होता है भजन जो गॉड के लिए गाया जाता है, हाइम। और प्रेयर, और इस साम का मतलब प्रेयर भी होता है। यूजली ऐसी बातें आप लोग धार्मिक किताबों में देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर पोइट ने बहुत सारे धर्म से भी इंस्पायर्ड थे और इसकी वजह से इन्होंने इन सारी चीज़ों को जर्नल ओवरव्यू के साथ जनरली लोगों को अवेयर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लिखा है। इन दिस पोम साम मीन्स अ लेसन और एडवाइस। साम का एक मतलब ये भी होता है, साम का मतलब होता है एक लेसन, एक एडवाइस, कि इस पोम के थ्रू अपनी ऑडियंस को, अपने रीडर को पोइट एक लेसन देना चाहता है, एक सीख देना चाहता है जिंदगी की, एक सलाह देना चाहता है कि हमें जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, हमें जिंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिंदगी को कैसे समझना है, which is of course not a religious one। तो दैट मीन्स अगर इस साम को
इन जनरल टर्म की तरह देखें कि एक लेसन है, एडवाइस है, तो ये रिलीजियस बुक की तरह नहीं लग रहा है। लेकिन दूसरा जब ऊपर का मीनिंग देखा तो हमें लगा कि ये एक प्रेयर है, एक हिम है, इसका मतलब ये भी होता है। दूसरे का मतलब लेसन और एडवाइस, तो एक लेसन है, एक एडवाइस है ना। अगर हम पूरा टाइटल इसको देखें, अ साम ऑफ लाइफ, दैट मीन्स एन इंस्पिरेशनल सॉन्ग ऑफ लाइफ, एक ऐसा गीत जो जिंदगी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए मोटिवेट करने वाला है, आपको इंस्पायर्ड करने वाला है, आपके एतमाद को बढ़ाने वाला है। एतमाद बोलते हैं कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है, आपको जिंदगी को कैसे जीना है उसको बताने वाला है। तो असम ऑफ लाइफ का जो पूरा टाइटल है उसका मतलब है एन इंस्पिरेशनल सॉन्ग, एक मोटिवेशनल सॉन्ग। आगे हम अपनी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे समरी ऑफ द पोम, पोम की समरी के बारे में हम समझेंगे। Already I have written all the things I have summarized here in this slide. So I'm using Hindi language. I can also use English language, but I have already mentioned all the thing in English. So those who want to understand this summary in English, so they can read easily. There is no problem here. But I will speak in Hindi क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, उनको हिंदी में भी समझना जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो समरी ऑफ द पोम, अब हम इसकी समरी को देखें। तो नाउ लेट्स लुक एट द समरी ऑफ द पोम। एज यू कैन सी द टाइटल सम ऑफ लाइफ, अ लिरिक ऑफ रिलीजियस इमोशन। तो एक तरीके से अगर धार्मिक पर्सपेक्टिव में जब हम देखेंगे तो एक रिलीजियस इमोशन है, ये धार्मिक इमोशन है जो पब्लिश्ड हुई थी 1838। 1838 में इन्होंने असम ऑफ लाइफ पोम को पब्लिश कराया था एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो ने। एंड दिस पोम इज टेकन फ्रॉम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलोज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोम्स। इनके जो वॉल्यूम थे पोम्स के, वॉल्यूम बोलते हैं बहुत से कलेक्शंस ऑफ द पोम, मतलब बहुत सारी पोम्स का एक एक बुक फॉर्म में पब्लिश करा दी। तो ये इनका फर्स्ट वॉल्यूम था, वहां से ये पोम ली है जिसका टाइटल है साम। ये वॉल्यूम का टाइटल है साम, इज अ सैक्रेड सॉन्ग and it is an invocation to mankind to follow the path of righteousness, righteousness। तो यहाँ पर इस पोम के थ्रू जो पोइट है वो पूरी दुनिया के जितने भी ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, मैनकाइंड है, इंसान है, जो इस दुनिया के इंसान है, जो गॉड की मखलूक है, पूरी कायनात के मालिक की जो मखलूक है, उनके लिए आवाहन कर रहा है पोइट, उनको बता रहा है कि ए इंसान हो, ए मनुष्य, ए ह्यूमन बीइंग, तुम्हें अपनी जिंदगी में सच्चा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, सच्चे रास्ते पे चलना चाहिए। ऐसा रास्ता जिसमें वर्च्यू हो, जिसमें करेक्टर हो, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें इंसाफ हो, जिसमें जस्टिस हो, ऐसे रास्ते पे हमें चलने की जरूरत है। A psalm of life is a blow to the pessimistic attitude of thinking of life lightly। और एक तरीके से ये जो साम ऑफ लाइफ पोम है उन पेसिमिस्टिक लोगों के लिए, जो निराशावादी लोग हैं, जिंदगी से परेशान है, निराश हैं, कोई उम्मीद नहीं है उन्हें जिंदगी से, उन लोगों के लिए ये तमाचा है कि देखो जिंदगी का मकसद है, जिंदगी को हमें कैसे जीना है। तो उन लोगों के लिए जो पेसिमिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं वो जिंदगी को बहुत लाइटली लेते हैं और धीरे से लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी की मोटिवेशन से, किसी की स्पीच से, चाहे बड़े बड़े प्रॉफिट ही क्यों ना हो, भगवान, गॉड, गॉडेसेस, इतने इतने बड़े महान लोग हुए हैं जिन जो हमें बता रहे हैं कि हमें सही रास्ते पे चलना है, लेकिन इंसान तो भटक चुका है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो क्योंकि पेसिमिस्टिक लोग हैं, निराशावादी लोग हैं जो जिंदगी को बहुत हल्के में लेते हैं। द पोइट encourages his readers not to waste life। तो इस तरीके से जो पोइट है वो अपने रीडर्स को, ह्यूमन बीइंग को, ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहता है कि हमें अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है, अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना है, जो बहुत कीमती है, जो बहुत शॉर्ट है, कम टाइम है हमारे पास।
एंड इज गोइंग टू एंड इन सून, और जल्दी ही ये खत्म होने जा रही है। पहले के लोग जैसे आपने देखा होगा 200 साल, 500 साल, 1000 साल, फिर 50, फिर 80 साल, 90 साल जीते थे। लेकिन आज की जो ह्यूमन बीइंग है, सोचो अब तो 50, 40, 60 साल मैक्सिमम। तो इसीलिए कह रहा है हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत शॉर्ट लाइफ है। इसको सोचो, इसको, इस लाइफ को अच्छे रास्ते पे लगाओ, इंसानियत के लिए लगाओ, अच्छे काम के लिए लगाओ। and that there is only one life and therefore we should make a good use of it। और इसीलिए केवल अभी तो हमारे पास एक जिंदगी है जो बहुत कीमती है, जो खुदा ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने, जिस नाम से आप उसको बुलाएं, उसने आपको दी है। तो उसको हमें अच्छे रास्ते पे लगाना है, इंसानियत के लिए लगाना है, लोगों की भलाई के लिए लगाना है, अच्छे रास्ते पे चलना है। यही इस पोम की समरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसकी समरी है कि ह्यूमन बीइंग को एक मैसेज दिया गया है कि आप अपने अच्छे रास्ते पे चलना है। जो हमारी लाइफ की जर्नी है उसको वैल्यू के साथ जीना है, इंसाफ के साथ जीना है, लोगों की भलाई के साथ जीना है। और निगेटिव जो लोग हैं वो निगेटिव थिंकिंग छोड़ दे, उनको पेसिमिस्टिक एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा। ये समरी हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इस पोम के जितने भी 9 स्टेंजास हैं। वी आर गोइंग टू एनालाइज द पोम स्टेंजा बाय द स्टेंजा। अब हम इस पोम को स्टेंजा बाय स्टेंजा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इसको और अच्छे से समझ जाए। अब इसमें पोइट क्या बताना चाह रहा है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। We are going to start stanza number 1. It's start a very beginning line. Tell me not in mournful numbers. Life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. तो यहाँ पर पोइट ये कहना चाहता है कि हमें मत बताओ। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पोम द पोइट disapproves of the ideas put in the mournful numbers। जो वो लोग, जैसा मैंने अभी बताया था कि जो निगेटिव लोग हैं वो बता रहे हैं, पोइट से कह रहे हैं। तो पोइट कह रहा है मुझे ये मत बताओ कैसे आइडियाज कि लाइफ का मतलब गम है, दुख है, परेशानी है, लाइफ का कोई मतलब नहीं है, ये सैड है, लाइफ स्ट्रगल से भरी है, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है, लाइफ इज नथिंग, लाइफ का मतलब कुछ नहीं है, बट एन एम्प्टी ड्रीम, लाइफ तो एक सपना है, एक सपने की तरह है। और लाइफ एक हॉलो है, खोखलापन है जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ एक ड्रीम की तरह है। तो वो लोग पोइट को बता रहे हैं जो पैसिमिस्टिक काइंड्स ऑफ पीपल हैं, निराशावादी लोग हैं कि लाइफ का मतलब ये होता है, सैड है, दुख है, कोई मतलब नहीं है, आके मर जाएंगे, चले जाएंगे। तो उन लोगों से कहता है कि ये मुझे मत बताओ, क्योंकि तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो, फॉर हिम, उन लोगों के लिए जो पेसिमिस्टिक लोग हैं, निराशावादी लोग हैं, उनसे पोइट कहता है कि तुम इसलिए ऐसा बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारी जो सोल है, तुम्हारी जो अंतरात्मा है, तुम्हारा जो जमीर है, तुम्हारा जो नफ्स है वो सो चुका है। तुम्हारी आत्मा सो रही है, अभी जगी नहीं है। तुम्हारी रूहानियत, तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी बहुत कमजोर हो चुकी है, वो सो रही है, वो स्लीपिंग मोड पर है। इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हारे लिए लाइफ का मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ही मीनिंगलेस है। लाइफ का मतलब कुछ नहीं है तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा सो रही है, तुम्हारी रूहानियत जगी हुई नहीं है, तुम्हारी अंतरात्मा सो रही है। इसीलिए तुम लाइफ को मीनिंगलेस बोल रहे हो, इसीलिए तुम लाइफ को ड्रीम बोल रहे हो। तो पोइट कहता है मेरी हिसाब से तो ये लोग मरे हुए हैं, ये जिंदा नहीं है। जिनकी आत्मा सो रही है, जिनका जमीर मर चुका है, वो एक तरीके से मर चुके हैं, वो जिंदा नहीं है। वो ऐसे ही बातें करेंगे, डिसअपॉइंटिंग बातें करेंगे। एंड व्हाट सच अ पर्सन मे सी इन नॉट द रियलिटी, क्योंकि वो जो लोग हैं वो दुनिया की हकीकत को नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें बस मौत दिख रही है, निगेटिव चीजें दिख रही है। इसीलिए अपनी जिंदगी को वो वैसे ही डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वही रियलिटी लग रही है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि दुनिया पर हमें क्यों भेजा गया है,
दुनिया पर इसीलिए भेजा है ना कि हमें गॉड की इबादत करना है, हमें लोगों की भलाई करना है, हमें इंसानियत की भलाई के लिए भेजा है, हमें अच्छे काम करना है, सच्चे रास्ते पे चलना है, हमें जस्टिस करना है, हमें लोगों की दुआएं लेना है, हमें लोगों का दिल नहीं दुखाना है। ये सच्चाई है जिंदगी की। लेकिन उन लोगों के लिए सच्चाई कुछ और हो गई है, इसलिए वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बातें करते हैं। तो इसीलिए पोइट उनकी ये सारी बातों को डिसअप्रूव्स करता है, क्योंकि ये पेसिमिस्टिक लोग हैं, ये निराशावादी लोग हैं। एंड दोज हु कर्स द लाइफ, इसलिए वो अपनी लाइफ को, अपनी इतनी कीमती जिंदगी को कोस रहे हैं कि अरे मैं कल मरता हूं, आज मर जाऊं, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए, मैं ऐसा कर लूंगा अपने साथ, मैं गलत कर लूंगा। क्योंकि ये पेसिमिस्टिक लोग हैं, तो इसका मतलब वो अपनी जिंदगी को, अपनी आत्मा को कोस रहे हैं, अपनी रूहानियत को कोस रहे हैं। सी इज डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी, जिसकी वजह से जिंदगी की हकीकत को, जिंदगी की रियलिटी को वो डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों के आइडियाज को पोइट डिसअप्रूव करता है, वो एग्री नहीं होता है। इस स्टेंजा में एंटी पेसिमिस्टिक व्यू दिखाया है। पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी एक अप्रोच दिखाई है, जो पोइट उससे एंटी है, उससे डिसअप्रूव करता है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट स्टेंजा। वी हैव द सेकंड स्टेंजा, यू कैन सी द स्लाइड हियर, that starts from the line, life is real, life is earnest, and the grave is not its goal, dust thou art to dust returns, was not spoken of the soul। तो यहाँ पर इस स्टेंजा में उसका अपोजिट स्टेंजा है। यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिखाया है, एक आशावादी सोच दिखाई है, जैसे उम्मीद वाली सोच दिखाई है कि हमें उम्मीद है कि हमारे साथ गॉड अच्छा करेगा, हमें उम्मीद है इस बात पर। तो ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिखाया है। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि जो लाइफ है वही हकीकत है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, लाइफ इज रियल, जो ये जिंदगी है यही रियल है। क्यों रियल है? इसलिए रियल है क्योंकि एक आप इस पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जब इंसान सो जाता है तो उसको लगता है लाइफ कुछ नहीं है, सपना है। लेकिन जब जिंदगी में जगता है, सारे काम करता है, उसको प्रॉब्लम्स आती है, उसको लाइफ में बहुत सी दिक्कतें हैं, तब उसको लगता है यही सच्चाई है, लाइफ इज रियल। इस सेंस में पोइट कहता है कि लाइफ जो है वो रियल है, लाइफ पैशनेट है। लाइफ का मतलब मरना नहीं है, लाइफ का मतलब दुख नहीं है। लाइफ उन लोगों के लिए दुख है जो निराशावादी बिलीवर हैं, जो निराशावादी सोच रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई भी गोल नहीं है, उनकी लाइफ का गोल नहीं है कि आज मुझे एक एक रुपया किसी की मदद करना है, आज मैं किसी के गम में शामिल हो जाऊं, आज मैं किसी से बात कर लूं, आज मैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए, मनुष्य के लिए, ईश्वर के लिए कुछ काम करूं। उनके गोल नहीं है, दे डोंट हैव एनी गोल ऑफ लाइफ। जिस वजह से वो पेसिमिस्ट बन चुके हैं, जिस वजह से वो निराशावादी बन चुके हैं, ऐसी सोच रखते हैं, क्योंकि उनके पास कोई गोल नहीं है। वन हु सेड दैट, इसीलिए वो लोग कहते हैं कि दाऊ आर्ट, फ्रॉम डस्ट यू आर बॉर्न एंड डस्ट रिटर्न्स टू डस्ट वी हैव टू गो। हम मिट्टी से पैदा हुए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। या पांच तत्व, जो लोग कहते हैं कि पांच तत्व यानी आग, मिट्टी, पानी, तो हम चिता में जल जाएंगे, या हम मिट्टी में मिल जाएंगे, एक दिन तो वापस जाना है, तो क्या करना है ये सब ये सब पैसा कमा के, दुनिया करके, या घर बना के। तो ये सब इस टाइप के लोग बातें करते हैं कि हमें एक दिन जाना है, मर जाना है, खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के गोल नहीं बनाते हैं। वी विल हैव टू डाई, और एक दिन हमें मरना है, वो ये सोचते हैं। एंड वॉज नॉट अ मैन विद अ पर्पस। और जो ऐसे लोग होते हैं जो ये सब सोचते हैं, मौत के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनके पास कोई गोल नहीं होता है, वो जिंदगी की हकीकत को नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास कोई पर्पस नहीं होता है, इसलिए वो ये सारी बातें करते हैं। अब आप नीचे देखते होंगे, यहाँ पर मैंने एक नोट डाला है, that this line is often quoted by the religious persons and the poet is highly critical of them। तो यहाँ पर इस टाइप की जो लाइन होती है, वो धार्मिक जो लोग होते हैं, किसी भी धर्म के लोग होते हैं, वो ये सारी बातें जनता को, अपने लोगों को बताते हैं
कि तुम्हें क्या करना है, एक दिन सब यहीं रह जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो यहाँ पर पोइट उन लोगों से पूछना चाहता है, उनको क्रिटिसाइज करता है कि तुम लोगों से ये कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम खुद लोगों को बता रहे हो अपनी लाइफ में लग्जरी लाइफ जी रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, इतनी अच्छी लाइफ को जी रहे हो और लोगों को ये बता रहे हो कि क्या करोगे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बचेगा, सब चला जाएगा। तो इसलिए धार्मिक टाइप के लोग ऐसी बातें करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है। इन सारी चीजों की पोइट क्रिटिसाइज करता है। फॉर हिम सच पीपल आर विदाउट गोल एंड पैशन। पोइट के लिए ऐसे लोग, उनके पास कोई गोल नहीं है और कोई पैशन नहीं है जिंदगी को जीने के लिए, एंड दे डोंट हैव अ रीजन टू लिव लाइफ। और उनके पास कोई रीजन नहीं, कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है जिंदगी को जीने की। इसलिए ये लोग बस यही रोते हैं, निराशावादी लोग बन जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, एक दिन आना है, मर के चले आना है। इसीलिए वो अपने लाइफ के जिंदगी के गोल्स को नहीं बनाते हैं। वो नहीं खुद से पूछते हैं कि किसी की वजह से तो खुदा ने मुझे यहाँ भेजा है ना, गॉड ने आपको यहाँ पर उतारा है, तो क्या रीजन है। उनके पास कोई रीजन नहीं होता है जिसकी वजह से उनके पास कोई गोल नहीं होता है। आई होप आपको बहुत क्लियर होता होगा दूसरा स्टेंजा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है आप देख सकते हैं। इस स्टेंजा में पोइट अपने रीडर्स को और अपनी ऑडियंस को और मैनकाइंड को एक मैसेज देना चाहता है एज ए गाइड, जैसे मैंने हाईलाइट भी किया है वहां पर, द गाइड, गाइड बनकर। क्या कहता है, एज ए गाइड कहता है, अकॉर्डिंग टू द पोइट नीदर एंजॉयमेंट नॉट सॉरो इज वंस destined in a way that is everlasting or the end goal। यहां पर पोइट ने दो इमोशन की बात की है। एक इमोशन खुशी का है, एक इमोशन गम का है। एक इमोशन एंजॉयमेंट का है, एक इमोशन सौरो का है। तो पोइट कहता है कि वो लोग जो केवल इस फिलॉसफी पे चलते हैं, जैसे पहले ग्रीक की फिलॉसफी हुआ करती थी, आपने सुना होगा कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मस्त रहो, ये वाली कहावत सुनी जाती थी जो ग्रीक की फिलॉसफी हुआ करती थी। खाओ पियो मस्त रहो, दैट मीन्स कि हमें जिंदगी में एंजॉय करना है, खुशियां मनाना है, हर हाल में खुश रहना है, हर हाल में, चाहे अंदर से सुकून हो ना हो, अंदर से दिक्कत में मेंटली प्रॉब्लम हो रही, लेकिन दुनिया को हम ये दिखाएंगे कि हम बहुत खुश हैं। इस खुशी के साथ जीना चाहते हैं जो एंड गोल नहीं है, जो हमेशा हमेशा नहीं रहने वाली है, जो सब एक तरीके से दिखावा है, शो ऑफ है। तो एंजॉयमेंट जो है वो टेम्परेरी इमोशन है जो जिंदगी भर खुशी हो ही नहीं सकती है। इसी तरीके से यहां पर पोइट दूसरे इमोशन की बात करता है जो दुख होता है, सॉरो। कि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ कोई घटना हो जाती है, उनकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है, तो एक घटना को लेकर वो दिमाग में पूरी जिंदगी, लाइफ टाइम, आखिरी लम्हा उसी में काट देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी खुशी होने की कोशिश भी नहीं करते हैं, वो सैड में ही चले जाते हैं। तो ये भी उन लोगों का गोल नहीं है, जिंदगी भर ये इमोशन नहीं रहने वाला है। तो दैट मीन्स ना तो आप जिंदगी भर खुश रह सकते हैं, ना तो आप जिंदगी भर गम में रह सकते हैं। आपकी जिंदगी में खुशियां भी आएंगी, आपकी जिंदगी में गम भी आएंगे, क्योंकि ये दोनों इमोशन बहुत ही टेम्परेरी टाइप हैं। जो दीज आर द पार्ट ऑफ द लाइफ, ये जिंदगी का हिस्सा है। खुशी भी जिंदगी का पार्ट है, दुख भी जिंदगी का पार्ट है। तो दोनों चीजों को हमें बैलेंस के साथ जीना है, ना बहुत ज्यादा खुश होना है कि अगर हमें खुशी मिल गई तो हम उसी में भूल गए कि हमसे कुछ गुनाह भी हो रहा है, हमसे कोई पाप भी हो रहा है, हम किसी का दिल दुखा रहे हैं खुशी की वजह से, इतना खुश हो गए कि सारी चीजें भूल गए, या इतने गम में चले गए कि हमारे गम की वजह से 10 लोग और परेशान हो रहे हैं। दोनों इमोशन यहाँ पे टेम्परेरी है। ना तो जिंदगी भर आप खुश रह सकते हैं, ना जिंदगी भर आप गम में रह सकते हैं। तो इसलिए ये जिंदगी के हिस्से हैं दोनों इमोशन। इसलिए पोइट कहता है वन शुड नेवर टेक देम सीरियसली,
इन दोनों चीजों को हमें सीरियस नहीं लेना है। अगर हमें बहुत खुशी मिलती है तो हमें इतना दिल पे ना लगा लें कि उस खुशी में खो जाए कि कल गम मिले तो हम वो बर्दाश्त ना कर पाए, या हम उस गम में इतने मुतमईन हो जाएं, उस गम में इतने खो जाएं कि अगर हमें खुशी आने वाली हो तो हम उस खुशी को भी अच्छे से एंजॉय ना कर। तो दोनों इमोशन यहाँ पर पोइट कहता है टेम्परेरी हैं, तो इसे इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। खुशी को भी बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाना है, गम को भी दिल से नहीं लगाना है, बैलेंस के साथ चलना है, क्योंकि ये इंसान की लाइफ का गोल नहीं है, उसका ये मिशन नहीं है। इंस्टीड वन शुड मेक अ बैलेंस बिटवीन द टू, दोनों इमोशन का बैलेंस बनाना चाहिए एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, और एकदम कठिन परिश्रम शुरू करना चाहिए, सो दैट ईज टुमारो, ईज टुमारो, क्योंकि अगर आप आज मेहनत करना शुरू करेंगे, जैसा मैंने कहा था कि अगर किसी को अपना फ्यूचर चेक करना है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो आप अपना प्रेजेंट चेक कर लें कि मैं रोज 2023 तक मैंने सोया खाया और कितना अचीवमेंट करा, और 24 में मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो इसलिए हमें फ्यूचर की चिंता नहीं करना चाहिए, हमें चिंता करना चाहिए हार्ड वर्क करने की। जितनी ज्यादा मेहनत प्रेजेंट में करेंगे, आपका टुमारो, आपका कल उतना ही बहुत ही सुंदर, बहुत ही ग्लोरी वाला होने जा रहा है। द कमिंग डेज वुड बी फॉर बेटर देन द प्रेजेंट वन, क्योंकि आप रोज 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 हार्ड वर्क कर रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं, सीरियस मेहनत कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको कल अच्छा मिलने जा रहा है। प्रेजेंट जो आपका अच्छा हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो आपका आगे वाला भविष्य भी अच्छा होने जा रहा है। तो ये थर्ड स्टेंजा का पैराग्राफ का एक समरी थी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 4। जैसा कि इस स्टेंजा में आप देख रहे हैं, हमने हाईलाइट किया ऊपर फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन में द टिकिंग क्लॉक, तो इस स्टेंजा में घड़ी की तरफ इशारा किया है। टिकिंग क्लॉक, घड़ी का मतलब उसने टाइम की तरफ इशारा किया है। वो कहता है आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to grave. That means art here means work. अब आर्ट को यहाँ पर क्योंकि मेटाफोरिक मीनिंग भी होती है पोइट्री की, ड्रामा की, उसकी, अगर आप लिटरेरी मीनिंग पे जाएंगे तो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। तो ये मेटाफोरिक मीनिंग क्या होगी, आर्ट का मतलब होता है वर्क, तो आर्ट को वो काम कह रहा है कि हमारे पास काम करने को बहुत है पूरे दिन। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर, हम रात में सोते हैं तो हमें सोने का काम है, हम बिस्तर लगाएंगे, खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, उसके बाद सोएंगे। फिर सुबह उठने के कितने काम होते हैं, सुबह उठ के नहाएंगे, फ्रेश होंगे, खाना, नाश्ता, लंच, उसके बाद जॉब्स और काम, घर के काम, बैंक्स के काम, ऑनलाइन शॉपिंग, कभी शादियां, कभी कुछ, तो काम बहुत है। कैरियर बनाने के लिए डेली काम करना होता है, कोई वीडियो बनाता होगा, कोई अपनी बुक लिखता होगा, कोई आर्टिकल पब्लिश कराता होगा, तो काम बहुत है। फ्लीटिंग मीन्स टाइम, लेकिन जो हमारा टाइम है वो बहुत लिमिटेड है। जो टाइम है बहुत तेजी से भाग रहा है, ये वापस नहीं आने वाला है। जैसा मैंने कहा है कि आप 2023 में क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं, वो आपके काम, आपका हार्ड वर्क, आपका भविष्य बनाने जा रहा है, क्योंकि टाइम हमारा बहुत तेजी से भाग रहा है, काम करने को बहुत है। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट टाइम इज रनिंग फास्ट एंड द वर्क इज टू मच, काम बहुत है और टाइम बहुत कम है। इसलिए दोस्तों, टाइम की कदर करो, टाइम की वैल्यू करो, अपने टाइम को किसी के भी ऊपर वेस्ट मत करो, किसी को भी फालतू टाइम मत दो। इंपॉर्टेंट अगर आपका डिस्कशन है, कुछ अगर आप सीख रहे हैं, लर्निंग हो रही है, जो आपके करियर को इम्पैक्ट कर सकता है, जो आपका कल को बना सकता है, जो आपके भविष्य को अच्छा कर सकता है, तो आप उसको टाइम दें, वहां पर अच्छा काम करें, लेकिन वैसे टाइम आपके पास बहुत कम। तो इस स्टेंजा में दो लाइनों में ये बताने की कोशिश की गई।
उसके बाद जो नेक्स्ट दो लाइन्स है उसमें पोइट बताने की कोशिश कर रहा है कि दो आर हर्ट्स आर स्टॉट, स्टॉट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग, हालांकि हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो मनुष्य हैं, उनके हर्ट बहुत बहादुर हैं, बहुत हम ताकतवर हैं, मतलब अंदर से स्ट्रांग है, एंड ब्रेव और बहादुर है, येट लाइक मफल्ड नॉट लाउड ड्रम्स दे बीट फ्यूनरल मास टू द ग्राउंड। लेकिन जब हमारे सामने या हम कभी भी किसी की फ्यूनरल में जाते हैं, किसी की मौत की यात्रा में जाते हैं, चर्च जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं या शमशान घाट जाते हैं, तो आप देखते होंगे लोग मौत को देखकर डर जाते हैं, हालांकि वैसे बहादुर बनते हैं कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं कल ये करने जा रहा हूँ। लेकिन जब मौत को देखते हैं तो सब लोग डर जाते हैं एंड कीप थिंकिंग अबाउट डेथ, और पूरे टाइम तक वो उस मौत के बारे में सोचते रहते हैं। एंड दिस फियर ऑफ थॉट ऑफ डेथ कैन नॉट बी फॉरगेटेड, और ये जो मौत का डर है ये भूल नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं इंसान कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करता है, हालांकि मौत पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो मौत जब देखते हैं तब हम एक शॉक हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें भी लाइफ में अच्छे काम करना चाहिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, ताकि मरने के बाद भी हमें लोग याद कर सके, हम मरने के बाद एक अच्छी जगह जा सके। तो ये इस स्टेंजा में पोइट बताना चाहता है। आगे हम बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 5। बहुत इंटरेस्टिंग स्टेंजा है, क्योंकि ये बैटल के बारे में स्टेंजा डिस्क्राइब कर रहा है। इस स्टेंजा में बैटल के बारे में बताया है। कहता है, पोइट कहता है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द bioboic of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. So that means in the fifth stanza the poet consider the world as a vast battlefield. ये जो दुनिया है, अब ये कंपेयर कर रहे हैं दुनिया की, संसार की, वर्ल्ड की, इस पूरे कायनात, इस पूरी दुनिया को कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो दुनिया है बैटल फील्ड है। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। उन्होंने भी लाइफ को कंपेयर किया है कि लाइफ इज अ स्टेज, लाइफ एक स्टेज है, और इस दुनिया पर जितने भी लोग आते हैं सबको स्पेसिफिक रोल दिए जाते हैं। हर एक स्टेज पर अपनी अ, जो भी एज होती है, एज पीरियड पर उनको सबको रोल दिए जाते हैं कि इन्फेंट्री के टाइम पर वो बच्चा होता है, रोता है, फीडिंग करता है, उसके बाद स्कूल जाता है, उसके बाद बड़ा हो जाता है, यंग हो जाता है, ये सारी स्टेजेस को बताया। तो उन्होंने स्टेज बताया, लेकिन इन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड को बैटल फील्ड बताया कि ये दुनिया है, एक युद्ध है, ये बैटल फील्ड है, यहाँ हर हाल में आपको लड़ना पड़ेगा, तब आप अपनी सरवाइव कर सकते हैं, तब आप आपको आगे बढ़ा सकते हैं। ये बैटल फील्ड है, वी ह्यूमंस, और हम लोग इंसान, मनुष्य, ह्यूमन बींग्स आर इन द ब्यूविक ऑफ लाइफ दैट इज टेम्पररी कैम्प, और इस बैटल फील्ड में हम सारे लोग आ चुके हैं, इस दुनिया में आ चुके हैं। तो ये हमारे लिए जहां भी हम रहते हैं, जहां भी हम हैं, तो ये टेम्परेरी कैंप्स है हमारे लिए। जिस तरीके से मिलिट्री के जो लोग होते हैं, वो अपने कुछ टाइम के लिए अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए अपने कैंप्स डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स पे, स्टेज पे लगाते हैं, डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट बॉर्डर्स पे जा जाकर अपने टेम्परेरी कैंप्स को लगाते हैं। जब उनका मिशन पूरा हो जाता है तो वापस आ जाए। इसी तरीके से पोइट कहता है कि यहाँ पर हम लोग भी इस बैटल फील्ड में पड़े हुए हैं, और हम लोग अपने अपने टेम्परेरी कैंप्स में रहते हैं। टेम्परेरी कैंप्स का मतलब, जैसे कुछ लोग जॉब करते हैं, जहाँ से वे बिलोंग करते हैं वहाँ नहीं रह पाते हैं, जॉब की वजह से कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो उन्हें नहीं पता उस वो कब तक वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी कैंप्स है। जब उनका मिशन पूरा हो जाएगा, उनका टाइम हो जाएगा, तो वो कहीं और चले जाएंगे। या आपका मिशन है, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो टेम्परेरी आप जा रहे हैं लोगों के लिए भलाई करने के लिए, है ना। या जो धार्मिक टाइप लीडर हैं, धार्मिक लोग हैं, वो लोगों के लिए धर्म कर्म का काम कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छे मैसेज दे रहे हैं, तो वो भी अपनी
जाते रहते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, अपने टेम्परेरी कैंप्स बनाते हैं। इसीलिए हम इंसान भी इस बैटल फील्ड में पड़े हैं और अपने अपने जो मिशन है, अपने अपने जो काम है, वो टेम्परेरी कैंप्स लगाकर अपने अपने काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो बैटल फील्ड है, इसकी जो सिचुएशन है, ये कह रहे हैं कि द सिचुएशन इज ऑफ डू एंड डाई, करो या मरो। इस बैटल फील्ड में या तो आपको मुकाबला करना है, आपको अपनी लाइफ के सारे स्ट्रगल, सारी प्रॉब्लम, सारी संघर्षों को लड़ना है और उसको अपनी सक्सेस की तरफ जाना है, या तो हार मान कर आप बैठ जाएं, कुछ ना करें, तो फिर तो मरना है। तो इसका मतलब होगा कि आप बगैर जंग में उतर के ही हार मान ली। आप जंग में नहीं उतरे, आपने हार मान ली, आप लड़े भी नहीं। तो ये जो बैटल फील्ड है, इसमें आपको डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, आपको हर हाल में लड़ना पड़ेगा। एंड वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, हमें हर हाल में इन सारी प्रॉब्लम से, सारी दिक्कतों से लड़ना होगा, तब हम अपनी सक्सेस को पा सकते हैं। Hence, on the battlefield, we should not dump empty-handed and driven cattle domestic animal, which is like a slave. और हमें इस बैटलफील्ड में खाली हाथ नहीं रहना है, एम्प्टी हैंडेड नहीं रहना है। जिस तरीके से जो कैटल होते हैं, पैट एनिमल होते हैं, उनको स्लेव बना के रखा जाता है और वो अच्छे से अपनी लाइफ जीते हैं, तो हमें ऐसे स्लेव की तरह नहीं रहना है। वी शुड नेवर बी लाइक सच एन एनिमल, इंस्टेड वी शुड बी हीरो इन दिस टाइम। और हमें तो इस बैटलफील्ड का हीरो बनना है, इससे संघर्ष करना है, अपनी जिंदगी की दिक्कतों को, परेशानियों को अ, आगे बढ़ना है, उनका फेस करके, उनका सामना करके, एंड बैटल में लड़ाई लड़ते ही जाना है, उस बैटल में बहुत अच्छा करते ही जाना है हीरो की तरह, एंड ट्राई आवर बेस्ट। और हमें अपना पूरा बेस्ट देना है, ताकि हमें आने वाले रिजल्ट्स अच्छे मिल सके, हमारा फ्यूचर अच्छा हो सके। नेक्स्ट स्टेंजा में, स्टेंजा नंबर 6 में, नो रिग्रेट, वो उन लोगों से कहता है कि हमें अपनी जिंदगी में जो भी चीजें हुई उस पर पछतावा नहीं करना। ट्रस्ट नो फ्यूचर however pleasant, let the dead past bury its dead, act in the living present, heart within and God over heart। इस स्टेंजा में पोइट कहता है, द पोइट सेज दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट द फ्यूचर, हमें अपने फ्यूचर पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। एक घंटे की तो पता नहीं है अगले पल क्या होगा, मेरे साथ, उनके साथ, किसी और के साथ। तो आदमी ये कैसे ट्रस्ट कर सकता है कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो हमें अपने फ्यूचर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, दैट वी शुड नेवर थिंक ऑफ द बेटर फ्यूचर ऑल द टाइम। हर टाइम अपने भविष्य की बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रेजेंट में कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा था, अगर जिसको फ्यूचर को अच्छा करना है, वो अपना प्रेजेंट देख ले। अगर आप प्रेजेंट में मेहनत करते होंगे, प्रेजेंट में एक एक मिनट की कदर करते होंगे, तो हर एक एक मिनट आपको फ्यूचर में बहुत बड़े रिजल्ट देने जा रहा है। हम लोग फ्यूचर की बातें करते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, अच्छे भविष्य की बात करते हैं, हर टाइम उसी पे बात करते हैं, पूरे दिन चले जाते हैं, साल चली जाती हैं, लेकिन एक्शन कुछ नहीं करते हैं। तो क्या आपका फ्यूचर बन सकता है? नहीं, कभी नहीं बन सकता, क्योंकि आप हर टाइम फ्यूचर की बात करेंगे, काम तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि हमें फ्यूचर के बारे में ज्यादा कंसर्न नहीं होना है, लेट द डेट पास्ट, और ना ही पास्ट पे ज्यादा फोकस करना है कि मैं अगर काश ये डिग्री ले लेता, काश पहले पढ़ाई कर ली होती, काश मैं ये कर लिया होता। तो वो उन चीजों पर डिस्कशन कर रहे हैं जो पास्ट है, एक तरीके से मर चुका है। जैसे एक मरा हुआ आदमी, उसकी अब कोई वैल्यू नहीं, कोई जिंदगी नहीं, खत्म। इसी तरीके से हमारा पास्ट भी मर चुका है, विच इज गॉन, जो अब चला गया है। बरी इट्स डैड, वो जल चुका है। जिस तरीके से बॉडी को जला दिया जाता है, जिस तरीके से मरे हुए इंसान को दफन कर दिया जाता है, इसी तरीके से हमारे पास्ट को भी दफन कर दिया, उसको जला दिया गया। हर टाइम अगर फ्यूचर की और पास्ट की बात करेंगे, तो आपका सारा समय, सारा टाइम इसी में बर्बाद चला जाएगा। और जो प्रेजेंट होगा, जिसको हमें जीना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट ही आपको फ्यूचर बनाने जा रहा है। अगर आप प्रेजेंट पे फोकस नहीं करेंगे, तो फ्यूचर तो बन ही नहीं सकता।
बस फिर आपके पास दो ही मुद्दे होंगे, आप फ्यूचर की बात करते रहेंगे, पास्ट की बात करते रहेंगे, सालें बीतती चली जाएंगी और जो प्रेजेंट में एक्शन लेना है वो लेंगे नहीं, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इस टाइप से अगर हम थिंकिंग रखते हैं कि हमें फ्यूचर के बारे में बहुत कंसर्न नहीं होना है, हर टाइम उसकी बात नहीं करना है, और जो पास्ट में चीजें हुई हैं वो ऐसा समझें कि वो पास्ट मर चुका है, जल चुका है, ताकि हमारे जो बैड थॉट्स है, जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स हो रही, उल्टे सीधे थॉट आ रहे हैं, उसको हम खत्म कर सकें, प्रेजेंट पे फोकस कर सकें। इंस्टेड वी शुड एक्ट नाउ इन द प्रेजेंट, ताकि हम प्रेजेंट में एक्ट कर सकें, प्रेजेंट पे फोकस कर सकें। फॉर दैट वी शुड बिलीव इन द हार्ट विद इन आवर सेल्फ। और इस तरीके से जब हम प्रेजेंट पे फोकस करने लगेंगे, प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक घंटे में भी क्या किया, अगले घंटे में क्या किया, मैंने कैसे अपना पूरा टाइम पूरा दिन बर्बाद किया, या बाकी मैंने कुछ मेहनत की जो मुझे रिजल्ट मिलेंगे, तो फिर इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है, आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है। और जब आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है तो आपका खुदा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जिसको उसको आप मानते हो उसके ऊपर विश्वास बढ़ता है। हु इज विद अस, और जो हर टाइम हमारे साथ है, हमारी अंतरात्मा में, हमारी रूह में, हमारी स्पिरिचुअलिटी में, जो हमें हर टाइम सुनता है। तो इसलिए इसमें इस स्टेजा में पोइट कहता है हमें हर टाइम ना तो पास्ट की बात करना जो मर चुका है, जो बरी हो चुका है, जो जल चुका है, ना फ्यूचर की बात करना है जो अनसर्टेन है, जो ट्रस्ट लेवल नहीं है, अगले पल क्या होगा, बल्कि हमें प्रेजेंट पे फोकस करके और फौरन उस पर एक्शन लेना और काम करना शुरू करना है। आगे बढ़ते हैं। इस स्टेंजा में स्टेंजा नंबर 7, जिसका एक तरीके से पूरे स्टेंजा का जो सार है वो पॉसिबिलिटी, एक तरीके से पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कि हमारे पास जो चीजें हैं, जो महान लोग हैं, कैसे हमारे लिए वो पॉसिबिलिटी है, हमारे हमारी प्रॉब्लम्स में, हमारी इंस्पिरेशन में कैसे पॉसिबिलिटी। देखिए इस स्टेंजा में कहते हैं lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departed leave behind us footprints on sands of time. According to the poet, the story of great men all tell us that we can also make our life sublime. That is awesome. तो इस स्टेंजा में पोइट उन महान लोगों की बात बताता है जो बहुत ग्रेट मैन थे। ग्रेट मैन कौन हो सकते हैं? ग्रेट मैन गॉड हो सकते हैं, गॉडेजेस हो सकती हैं, प्रॉफिट्स हो सकते हैं, और जैसे हमारे यहाँ विवेकानंद हो सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, है ना, गांधी जी हो सकते हैं, नेल्सन मंडेला हो सकते हैं, अब्राहम लिंकन हो सकते हैं। ये सारे लोग ग्रेट मैन थे, जिनकी जब हम इन लोगों को पढ़ते हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, इनकी इनकी शख्सियत को पढ़ते हैं, इनकी पर्सनैलिटी को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है। ऐसी खुशी मिलती है जो सबलाइम होती है, जो दुनिया की हर एक खुशी से बहुत बड़ी होती है। बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत सुकून मिलता है इन लोगों को पढ़ने से। इनकी जिंदगी में जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हैं, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को करा, एज अ ह्यूमन बीइंग बनकर इंसानों के लिए मैसेज दिए, जिससे हमें ये पढ़ने से खुशी मिलती है, सबलाइन मिलती है, जो हमारे लिए ऑसम है, बहुत ही सुप्रीम चीजें हैं। और जब ये ग्रेट मैन इस दुनिया से अलविदा कह देते हैं, डिपार्टेड हो जाते हैं, चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन वो जाने के बाद भी हम लोगों के लिए अमर हो जाते हैं और अपने पद चिन्ह, अपने फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं, अपने पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, अपने फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं, जो हमें उनकी स्टोरीज के थ्रू, उनकी कहानियों के थ्रू, उनके अफसानों के थ्रू हमेशा हमेशा इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। जिस टाइम पीरियड पर ये ग्रेट मैन आए हैं, उनकी हिस्ट्री में जब देखिएगा आप लोग, तो जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो इनके जो फुटप्रिंट्स हैं, इनके नक्शे कदम पर हम लोग चलकर, इनके फुटप्रिंट्स पे चलकर हमें ये
मोटिवेट करते हैं, हमें बुराइयों से बचाते हैं, अच्छे काम करने की हिदायत देते हैं, अच्छे काम करने की मैसेज देते हैं, एडवाइस करते हैं और हमें जस्टिस और हमें लोगों की भलाई के लिए भेजते हैं। तो दस आर स्टिल अलाइव, जो हमेशा के लिए अमर हो गए, एंड इंस्पायरिंग ऑल द कमिंग जनरेशन, और आने वाली जनरेशन के लिए भी ये अपनी छाप छोड़ते हैं, फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं। आने वाली जनरेशन को भी ये कहानियां सुनाई जाती हैं ताकि वो भी मोटिवेट हो, इंस्पायर्ड हो और लोगों के लिए, इंसानों के लिए भलाई कर सके, उनकी मदद कर सके। और इस तरीके से ये ग्रेट मैन हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी का काम करते हैं। आगे स्टेंजा नंबर 4 में उन्हीं ग्रेट मैन की बात हुई है जो हमें इंस्पायर करते हैं। यहाँ पर हमने हाईलाइट किया, इसमें इंस्पिरेशन मिलेगी। तो पीछे के स्टेंजा में पॉसिबिलिटी थी कमिंग जनरेशन्स के लिए और आज की जनरेशन्स के लिए, और इस स्टेंजा में आगे पोइट कहते हैं कि फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर sailing our life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take her again. तो द पोइट अर्जेस, इंसिस्ट अस, हमें इंसिस्ट करता है, हमें अर्ज करता है कि टू मेक सिमिलर फुटप्रिंट्स, हमें भी कोशिश करना चाहिए उन नबियों की, इन प्रॉफिट्स की, उन गॉड की, उन महान लोगों की, उन ग्रेट मैन के नक्शे कदम पर चलने की, उनके फुटप्रिंट्स पे, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करना चाहिए ताकि हम भी अपनी लाइफ में इंस्पायर हो सकें और हम अपनी लाइफ में मोटिवेट हो सकें, हम भी उन्हीं की तरह कुछ अच्छा कर सकें और लाइफ हमारी, जिसकी वजह से, उनकी वजह से हमारी लाइफ हमेशा मोटिवेट हो, होपफुल रहे हम, और हम दुखों से दूर हो जाएं, सो दैट समबडी अनदर पर्सन हु कम सेलिंग ओवर लाइफ सॉलम मेन फ्रॉम द ओशन ऑफ सॉरो, ताकि जब हम इस जिंदगी के उस पड़ाव पे हों, इस जिंदगी के उस टाइम को देख रहे हों जब हमारे साथ कुछ खराब हो रहा है, हमें लगता हो कि हमारी जिंदगी में खराब हो रहा है, हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल है, बहुत ट्रबल्स हैं, बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत खराब हो रही है, तो जब हम इन ग्रेट मैन को पढ़ते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है और हमारे सारे जो दुख हैं, हमारे जो सारे दर्द हैं, वो थोड़े हल्के हो जाते हैं, हमें सिंपैथी मिलती है। ही मे बी फॉरलोर एंड शिपरैक्ड, और वो हमारे लिए, हमारे गाइड का काम करते हैं, मोटिवेशन का काम करते हैं, हमारे दुख दर्द कम हो जाते हैं। आवर स्टोरीज विल इंस्पायर हिम टू गिव अप डिजेक्शन एंड बिगिन हिज जर्नी टुवर्ड सक्सेस अगेन। और इनकी जो कहानियां हैं, ये महान लोगों की जो कहानियां, ये हमें इंस्पायर करती हैं और हमारे जो दुख दर्द तकलीफ हैं इनको ख़त्म कर देती हैं, और इस तरीके से हम अपनी आगे की ज़िंदगी की जर्नी को बढ़ाते चले जाते हैं और हम सफलता पा लेते हैं और हम सक्सेस हो जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छी लग रही होगी ये पोम पोम और मज़ा आ रहा होगा, इंस्पिरेशन भी मिलती होगी। इस पोम का हम आखिरी स्टेजा की तरफ बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम इस पोम को ख़त्म करें। तो लास्ट स्टेजा में सारी चीज़ें करने के बाद ये अपने रीडर्स को, ऑडियंस को और ह्यूमन बीइंग और मैनकाइंड को सजेशन देते हैं कि एक्ट नाउ। तो आज से हमें ये प्रण लेना चाहिए कि जो भी हमारी लाइफ में हुआ, जैसा भी हुआ, जैसी भी लाइफ रही, अब हम पास्ट में रिग्रेट नहीं करेंगे, दुख नहीं करेंगे, पछतावा नहीं करेंगे और फ्यूचर की चीज़ों को ज़्यादा कंसर्न नहीं करेंगे, हर टाइम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि आज से और अभी से हम ये प्रण लेते हैं कि आज से ही हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने जा रहे हैं, आज से ही हम हार्ड वर्क करना शुरू करेंगे, मेहनत करना शुरू करेंगे और प्रेज़ेंट को ही जिएंगे, प्रेज़ेंट के हर एक घंटे को, हर एक मिनट को बहुत ही अच्छे से यूज़ करेंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये इस स्टेंजा में आपको मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो इस स्टेंजा में पोइट कहता है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग and with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। इस स्टेंजा में पोइट कहता है कि लेट अस बी अप, लेट अस गेट रेडी, आओ अब हम तैयार हो जाएं,
इस दुनिया के बैटल फील्ड से लड़ने के लिए, जितनी भी स्ट्रगल है प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, अपने दुख से लड़ने के लिए और अपनी सफलता पाने के लिए तैयार हो जाएं, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं, आज से ही हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो जाएं एंड स्टार्ट वर्किंग विद हार्ड फुल डेडिकेशन। और आज से ही मेहनत करना शुरू कर ले पूरे तन मन धन से, जान लगाकर डेडिकेशन के साथ, विदाउट थिंकिंग ऑफ फेट, बगैर अपने भाग्य की तरफ सोचे हुए कि हमारे नसीब में ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, हमारे भाग्य में लिखा होगा, हमारे डेस्टिनी में लिखा होगा। तो उसके बारे में नहीं सोचना है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम सफल होंगे या फेल होंगे, सक्सेस मिलेगी या फेल्यूर मिलेगी, ये नहीं सोचना है हमें, बल्कि हमें 100% अपने काम पे पूरा फोकस देना है। हमें सफलता और सक्सेस के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप सच्ची लगन से, आपको पता होगा कि आप दिल से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली गॉड आपको उसका इनाम देगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अभी हमें सक्सेस और फेल्यूर की तरफ नहीं सोचना है। उठ जाओ, होश में आ जाओ, खड़े हो जाओ और कठिन परिश्रम शुरू कर दो फुल डेडिकेशन के साथ, बगैर ये सोचे कि मेरा भाग्य में अच्छा है या बुरा है, या मुझे सफलता मिलेगी या फेल्यूर मिलेगी। आगे पोइट कहते हैं वी शुड हैव ए बिलीफ इन आवरसेल्फ एंड ए गोल टू अचीव। इसीलिए आज से ही हमें अपने गोल बना लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। ये मुझे 1 महीने में ये करना है, 6 महीने में ये करना है, 1 साल में ये करना है और 2 साल में ये पाना है, 5 साल में ये पाना है। जब आप ऐसे गोल बनाना शुरू करेंगे तो आप उसको अचीव करने की तरफ भी भागेंगे, उसको पाने की भी कोशिश करेंगे। तो गोल बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब आपको पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मुझे सुबह में ब्रेकफास्ट ये बनाना है, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन करूँगा ना, तैयारी करूँगा, सारा सामान ला के रखूँगा। फिर मैं लंच के लिए मुझे ये बनाना है, लंच का सामान होगा, या डिनर के लिए बनाना है उसका सामान, मैं उसकी उसके लिए पूरी प्रिपरेशन करूँगा। इसी तरीके से जब कोई इंसान गोल बनाएगा तो उसके लिए प्रिपरेशन करेगा कि इस गोल को पाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। ऐसे गोल नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों, ऐसे नहीं मिलने वाले। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी, बगैर ये सोचे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे सफलता मिलेगी, फेल्यूर मिलेगी, ये नहीं सोचना है। मेरा नसीब साथ देगा, नहीं सोचा, ये नहीं सोचना है। बस अपने गोल को बनाओ और सच्चे मन से डेडिकेशन के साथ उसे पाने के लिए लग जाओ। एंड वी शुड बी ऑलवेज वर्किंग हार्ड टू परस्यू द गोल। और उसके लिए, उस गोल पाने के लिए, जो भी आप गोल बना रहे हैं उसे पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, फुल तन मन धन से डेडिकेशन के साथ लगना होगा। एंड वी शुड हैव लर्न टू वर्क हार्ड एंड कीप पेशेंट। इसके लिए हमें कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क करने की, मेहनत करने की आदत डालना पड़ेगी। उस आदत को सीखना पड़ेगा कैसे आदत डालनी है। बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं जो आपको बता देंगी, पहले धीरे धीरे पढ़े, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे, आदत धीरे धीरे पड़ती है। एक भी दिन गैप नहीं करना है, कंसिस्टेंसी रखना है आपको। और इस तरीके से जब आदत आपकी मेहनत करने की पड़ जाएगी तो आपको सब्र भी रखना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आप कठिन परिश्रम कर नहीं पाएंगे। जब पेशेंस होगा, हार्ड वर्क होगा, तो सफलता आपको मिलना तय है। तो इस तरीके से दोस्तों आज की पोम यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आप इस पोम से बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत सारी चीजें जाने होंगे और मोटिवेट भी हुए होंगे, और आपको पता होगा अब आपको क्या करना है अपनी जिंदगी में, कैसे जीना है। आगे मैंने कुछ आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इस पोम से रिलेटेड। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कितने लोगों ने इस पूरी वीडियो को देखा है। अगर आपने देखा है, कितने अंडरस्टैंडिंग आप कर पाए हैं, कितनी समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो ये कुछ क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ आपने कुछ इस पोम से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, अपनी जिंदगी में अप्लाई करने जा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द समरी ऑफ द सम ऑफ लाइफ। इसकी समरी क्या है मैं बता चुका हूँ, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो।
अपना कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप वो भी लिखिएगा। एंड व्हाई डिड लॉन्गफेलो राइट अ सम ऑफ लाइफ, ये पोम उन्होंने क्यों लिखी, इसका क्या रीजन था। एंड व्हाट आर द वैल्यूज एक्सप्रेस इन सम ऑफ लाइफ, और इस पोम में कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वैल्यूज हैं जिसको पोइट ने बताने की कोशिश की है। एंड व्हाट डू द स्टेजाज इन द सम ऑफ लाइफ हैव इन कॉमन, और सारे स्टेजा में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन थी, हर स्टेजा में इसकी बात हुई है। फाइनली एक जो 5 क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, मैंने बना के दिया है कि व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस पोम एंड हाउ आर यू गोइंग टू अप्लाई दीज वैल्यूज एंड लर्निंग्स इन योर करियर एंड लाइफ। इस पोम ने आपको क्या सिखाया है, क्या सीखे हैं, अगर आप सीखे हैं कुछ इस पोम से, जो भी आप वैल्यूज सीखे हैं, जो भी आप लर्निंग सीखे हैं, उस लर्निंग उस वैल्यूज को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करने जा रहे हैं, अपने करियर में कैसे अप्लाई करने जा रहे हैं, इसका फायदा कैसे आपको मिलेगा, आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट में लिखिएगा, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का और देखता हूं कितने लोगों ने इस चीज से सीखा है। एनीवे, आप इस पोम पर अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। आप अपने कमेंट भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो यहीं तक है। कल या उसके बाद किसी नए टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।